पुराने समय की बात है। सुमेरगढ़ नामक राज्य में एक न्यायप्रिय राजा राज्य करता था। उसका एक मंत्री था जिसका नाम केशवनाथ था। उसी नगर में एक ज्योतिषी प्रेमानंद शास्त्री भी रहते थे। वह ज्योतिष विद्या में बहुत ही माहिर थे और उन्हें किसी प्रकार का कोई लालच नहीं था। वे अक्सर जो कहते वह सच निकलता था। धीरे धीरे उनके चर्चे मंत्री केशवनाथ के कानों तक भी पहुँचे। तो उन्होंने अपने एक सैनिक को आदेश दिया कि जाओ पंडित प्रेमानंद को महल में बुलाकर ले आओ। उनसे कहना कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। सैनिक ने कहा, जो आज्ञा मंत्री जी, मैं अभी ज्योतिषी प्रेमानंद को बुलाकर लेकर आता हूँ। मंत्री का आदेश पाकर सैनिक ज्योतिषी प्रेमानंद को बुलाने के लिए उनकी कुटिया पर जा पहुँचा और कहने लगा कि पंडित जी, मंत्री जी का आदेश है कि आप उनसे मिलने के लिए महल चलें। मैं आपको बुलाने के लिए आया हूँ। सैनिक की बात सुनकर पंडित जी ने कहा कि सैनिक, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। अगर मंत्री जी मुझसे मिलना चाहते हैं तो उन्हें खुद मिलने के लिए आना पड़ेगा। मुझे उनसे मिलने की कोई इच्छा नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर सैनिक महल जा पहुंचा और यह संदेश मंत्री जी को दिया। तो मंत्री सोचने लगा कि एक मामूली से पंडित की इतनी हिम्मत कि मेरे आदेश का पालन न करे। मैं अभी जाकर उसकी खबर लेता हूँ। यह सोचकर पंडित जी प्रेमानंद जी से मिलने उनकी कुटिया जा पहुँचे। मंत्री जी को अपनी कुटिया में आया हुआ देखकर पंडित जी ने उनका आदर करते हुए कहा कि हुजूर, मैं गरीब आदमी हूँ, बताइए आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। मंत्री जी ने कहा कि हमने सुना है कि तुम ज्योतिष विद्या के बहुत महान और माहिर व्यक्ति हो। हम भी यह विद्या सीखना चाहते हैं। क्या तुम मुझे यह विद्या सिखा सकते हो? पंडित जी बोले, यह विद्या मैंने अपने पूर्वजों से सीखी है। अगर आप भी यह विद्या सीखना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मंत्री बोला कि पंडित जी, पहले मैं आपसे अपने बारे में कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, उसके बाद ही विद्या ग्रहण करूँगा। मंत्री ने पंडित जी से कई सवाल पूछे जिनके उत्तर पंडित जी ने बिल्कुल ठीक दिए। मंत्री केशवनाथ पंडित जी से बड़ा ही प्रभावित हुआ और फिर वह प्रतिदिन पंडित प्रेमानंद के घर जाता और ज्योतिष विद्या का ज्ञान सीखता। धीरे धीरे दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। मंत्री भी अब ज्योतिष विद्या सीख चुका था और उसकी कही हुई बातें भी बिल्कुल सच निकलने लगी थीं। एक दिन मंत्री पंडित प्रेमानंद के बारे में ज्योतिष देखने लगा तो उसे उनके साथ कुछ दुर्घटना मालूम हुई। वह पंडित जी से बोला, पंडित जी, आने वाले 10 दिन तुम्हारे लिए बहुत अशुभ हैं। आगामी 10 दिन तक तुम घर से बाहर मत निकलना। पंडित जी बोले कि तुमने मेरी ज्योतिष निकाली है तो अवश्य ही सच होगी। ठीक है, मैं 10 दिन तक घर में ही रहूँगा। तुम भी अपना ध्यान रखना। अब हम 10 दिन बाद ही मिलेंगे। ठीक है। पंडित जी से आज्ञा लेकर मंत्री भी अपने घर चला गया। फिर पंडित प्रेमानंद घर का दरवाज़ा बंद करके घर में ही रहने लगे। एक एक करके 9 दिन बीत चुके थे। फिर 10वां दिन भी आ गया। पंडित जी ने सोचा कि 9 दिन तो बीत चुके हैं, अशुभ घड़ियाँ मेरे जीवन से जा चुकी हैं। मंत्री केशव मेरे अच्छे दोस्त हैं। वह अक्सर मुझसे मिलने के लिए मेरे घर आते रहते हैं। मैं उनसे मिलने कभी उनके घर नहीं गया, इसलिए आज मुझे स्वयं उनके घर जाकर उनसे मिल लेना चाहिए। यह सोचकर पंडित जी मंत्री जी से मिलने के लिए उनके महल की ओर निकल पड़े। मंत्री जी से मिलने की खुशी में वह भूल गए कि 10वां दिन अभी भी बाकी है। वह चलते चलते एक जंगल को पार करने लगे और जंगल में पहुंचकर रास्ता भटक गए। जब काफ़ी देर तक उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला तो वह सोचने लगे कि मैं बुरी तरह इस जंगल में फंस गया हूँ। न तो यहाँ कोई मनुष्य दिखाई दे रहा है और न ही कोई जानवर। क्यों न सामने बनी इस गुफा में जाकर थोड़ी देर आराम कर लूँ। यह सोचकर पंडित जी गुफा के अंदर गए। वहाँ पर बड़े बड़े बक्से और संदूक रखे हुए थे। पंडित जी ने उन्हें खोलकर देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गए। उन बक्सों और संदूकों में हीरे जवाहरात और अनमोल रत्न भरे पड़े थे। इतना सारा धन देखकर पंडित जी सोचने लगे, क्यों न मैं अपने मित्र मंत्री केशवनाथ को इसके बारे में बता दूं, क्योंकि इतनी सारी दौलत मेरे किसी काम की नहीं है। यह सोचकर
पंडित जी दौड़ते भागते किसी प्रकार से मंत्री केशवनाथ के महल जा पहुँचे। केशवनाथ ने पंडित जी को अपने सामने देखा तो वह हैरान होकर बोल पड़े, अरे पंडित जी, आपने क्यों तकलीफ की? वैसे भी अभी 10वां दिन पूरा नहीं हुआ है। पंडित जी बोले, हाँ मुझे मालूम है 10वां दिन है और बाकी के 9 दिन की तरह यह भी बीत जाएगा, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज का दिन मेरे लिए बहुत शुभ है। इसके लिए पंडित जी ने खजाने की सारी बात मंत्री जी को बता दी और मंत्री जी के साथ खजाने की गुफा में जा पहुँचे। इतना सारा खजाना देखकर मंत्री की आंखें फटी की फटी रह गईं। तभी पंडित जी बोले कि मंत्री जी, इतनी दौलत का भला मैं क्या करूँगा, आप ही खजाना रख लें। हाँ, अगर आपका दिल चाहे तो उसमें से थोड़ा मुझे भी दे देना। मंत्री सोचने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि पंडित इस खजाने के बारे में किसी और को बता दे और बात महाराज के कानों तक पहुंच गई तो वह सारे खजाने पर कब्जा कर लेंगे, फिर तो मेरे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। क्यों न इस पंडित का यही काम तमाम कर दिया जाए। यह सोचते ही मंत्री ने अपनी तलवार निकाल ली और पंडित जी पर वार करना चाहा। तो पंडित जी बोले, क्या हुआ केशवनाथ, क्या मुझसे कोई भूल हो गई? मंत्री बोला, हाँ भूल तो तुमसे हुई है और भूल यही हुई है, इतने बड़ी खजाने के बारे में तुमने मुझे बता दिया। अब मुझे डर है कि अगर तुमने यह बात किसी और से कही तो खजाना मेरे हाथ से निकल जाएगा, इसलिए तुम्हारी जुबान बंद करना बहुत ज़रूरी है। पंडित जी बोले कि केशवनाथ, मैं अपनी पत्नी की कसम खाकर कहता हूँ कि यह बात किसी को नहीं बताऊँगा। मंत्री बोला, मुझे पता है कि तुम अपनी जान बचाने के लिए झूठी कसम खा रहे हो। पंडित जी बोले, मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मंत्री बोला, तुम चाहे जो कह लो पंडित जी, लेकिन तुम्हें जीवित नहीं छोड़ सकता। पंडित जी बोले, अच्छा ठीक है, अगर तुम मेरी जान लेना ही चाहते हो तो मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर देना। मंत्री बोला, बताओ क्या इच्छा है? पंडित जी बोले कि मेरी पत्नी मेरे बच्चे को जन्म देने वाली है, उसे यह कभी मत बताना कि मेरी मौत हो चुकी है। ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूँगा। यह कहकर केशवनाथ ने पंडित प्रेमानंद को मौत के घाट उतार दिया और रातों रात खजाना अपने घर उठा ले गया। उसने अपने राज कारीगरों को उस गुफा को तोड़कर एक शानदार महल बनाने का आदेश दे दिया। कई दिनों तक जब पंडित जी अपने घर नहीं पहुँचे तो पंडित प्रेमानंद की पत्नी केशवनाथ के महल गई और कहने लगी कि मंत्री जी, कुछ दिन पहले पंडित जी आपसे मिलने के लिए आपके घर आए थे, लेकिन आज तक घर वापस नहीं पहुँचे हैं। तब मंत्री ने कहा कि पंडिताइन जी, मैंने पंडित जी को अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य के लिए प्रदेश भेजा है, जल्दी वह काम निपटा कर वापस आ जाएंगे। आप चिंता ना करें और अपने घर जाएं। यह सुनकर पंडिताइन अपने घर चली गई। इस दौरान पंडिताइन ने एक पुत्र को जन्म दिया। लगभग 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी जब पंडित जी वापस नहीं आए तो पंडिताइन फिर से मंत्री के घर गई और बोली कि आपने तो कहा था कि पंडित जी जल्दी ही प्रदेश से वापस आ जाएंगे, अब तो हमारा पुत्र भी 2 वर्ष का हो गया है, किंतु पंडित जी अभी तक नहीं लौटे। मंत्री जी बोले कि वह प्रदेश गए हैं, किसी दूसरे नगर में नहीं, जो 1 या 2 वर्ष में लौट आएंगे। प्रदेश से लौटने में 8 से 10 वर्ष का समय लग जाता है। तुम अपने घर लौट जाओ और 8-10 साल तक दोबारा उनका हालचाल पूछने मत आना। इसके बाद पंडित प्रेमानंद की पत्नी जब भी पंडित जी के बारे में कुछ भी पूछने महल जाती तो उसे डांट फटकार कर भगा दिया जाता। धीरे धीरे पंडित जी का बेटा बड़ा हो गया। उसका नाम चंद्रशेखर था। वह बहुत ही बुद्धिमान था। एक दिन उसे अपने घर पर एक पुरानी पुस्तक मिली तो उसने अपनी माँ से उस पुस्तक के बारे में पूछा कि माँ, यह इतनी पुरानी पुस्तक उस संदूक में क्यों रखी हुई है? क्या पिताजी इस पुस्तक से अध्ययन करते थे? माँ ने कहा कि बेटा, यह एक तपस्वी ऋषि की दी हुई पुस्तक है। तुम्हारे पिताजी ने इसे पढ़कर ही ज्योतिष विद्या सीखी थी। चंद्रशेखर बोला कि माँ, मैं भी इसे पढ़कर ज्योतिष विद्या सीखना चाहता हूँ। माँ सहमति देते हुए बोली, ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो कर सकते हो। चंद्रशेखर ने उस पुस्तक को पढ़ना प्रारंभ कर दिया और कुछ ही दिनों में चंद्रशेखर भी एक कुशल ज्योतिषी बन गया और भूत और भविष्य की बातें जानने लगा। एक दिन चंद्रशेखर अपनी माँ से बोला कि माँ, इस पुस्तक ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है।
और ज्योतिष विद्या से मुझे एक सच्चाई भी पता चली है कि मेरे पिता कहीं भी प्रदेश नहीं गए हैं, बल्कि वह अब संसार में नहीं हैं। उनकी अस्थियां आज भी वहां पड़ी हैं जहां पर मंत्री केशवनाथ का महल है। उन्होंने ही मेरे पिताजी को मारा है। माँ ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? उस निर्दयी मंत्री ने हमें धोखा दिया। चंद्रशेखर बोला, तुम चिंता मत करो माँ, मैं अपने पिता की मौत का बदला अवश्य लूँगा। चंद्रशेखर ने कोई गुप्त योजना बनाई और मंत्री केशवनाथ के महल जा पहुंचा। केशवनाथ के महल के बाहर एक बगीचा था। चंद्रशेखर जब बगीचे में घुसने लगा तो एक सैनिक ने उसे रोकते हुए कहा, ए युवक, तुम इस प्रकार अंदर क्यों घुसे चले जा रहे हो? क्या काम है तुम्हें? चंद्रशेखर बोला, मुझे इस बाग के लाल कनेर का फूल चाहिए। सैनिक बोला कि तुझे पता नहीं क्या, मंत्री जी का बगीचा है, चल भाग यहाँ से। चंद्रशेखर बोला कि तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए नहीं कह सकते। कल जिस सांप को तुमने मारा था उसकी मादा तुझे डसने के लिए यहाँ छुपी बैठी है। सैनिक ने इधर उधर देखा तो सच में एक मादा सांप झाड़ी में छुपी बैठी थी। वह सोचने लगा कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने कल एक सांप को मारा था और उसकी मादा यहाँ छुपी बैठी है। चंद्रशेखर बोला कि तुम मुझसे सवाल जवाब मत करो, लाल कनेर का फूल देना है तो दो, वरना मैं चलता हूँ। सैनिक बोला, रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए फूल लेकर आता हूँ, लेकिन तुम यह बात किसी और को मत बताना, वरना मंत्री केशवनाथ मेरी खाल खिंचवा देंगे। मंत्री केशवनाथ का नाम सुनकर चंद्रशेखर आग बबूला हो गया। सैनिक कनेर का फूल लेने के लिए जा रहा था, तभी उसे मंत्री केशवनाथ मिल गया। उसने सैनिक से चंद्रशेखर के बारे में पूछा तो सैनिक ने उससे सब सच सच बता दिया। तो मंत्री भी आश्चर्य में पड़ गया। मंत्री ने चंद्रशेखर के पास जाकर पूछा, ए लड़के, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कौन हो? चंद्रशेखर बोला, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मेरे पिता का नाम पंडित प्रेमानंद है। पंडित प्रेमानंद का नाम सुनकर मंत्री चौंक पड़ा। शक पकाते हुए बोला कि पंडित प्रेमानंद, मैं उन्हें जानता हूँ, वह बड़े ही नेक आदमी हैं। मैंने उन्हें एक महत्वपूर्ण कार्य से प्रदेश भेजा हुआ है। चंद्रशेखर बोला कि आप गलत कह रहे हैं, मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं हैं। उन्हें एक निर्दयी आदमी ने धन के लालच में मार डाला है। अब मैं अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहता हूँ। मंत्री मन ही मन सोचने लगता है, इस लड़के को सब कुछ मालूम हो गया है। अगर इसे सब मालूम हो गया है तो यह मुझसे बदला अवश्य लेगा। किसी तरह धोखे से इसे भी ठिकाने लगाना पड़ेगा। मंत्री चंद्रशेखर से अनुभूति दिखाते हुए बोला कि मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा कि तुम्हारे पिता की हत्या हो गई है। मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। अच्छा, अब यह बताओ कि तुम हमारे बाग में क्या लेने आए थे? चंद्रशेखर बोला कि मुझे कनेर का लाल फूल चाहिए था, जो सिर्फ इसी बाग में मिलता है। मंत्री बोला, अच्छा तुम यहीं रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए कनेर का फूल तोड़कर लेकर आता हूँ। इतना कहकर केशवनाथ वहाँ से चला गया और अपने सैनिक को बुलाकर उससे कहने लगा कि वह जो लड़का बाग में खड़ा हुआ है उसे बहला फुसलाकर धोखे से किसी तरह तहखाने में ले जाओ और वहाँ पर बंद कर दो, ताकि वहीं पर भूखा प्यासा मर जाए। इसके बदले तुम जो चाहोगे वह तुम्हें मिलेगा। सैनिक चंद्रशेखर को बहला फुसलाकर तहखाने में ले आया और चंद्रशेखर ने सैनिक से कहा, सैनिक, तू यह क्या कर रहा है? यह केशवनाथ तेरे मन की इच्छा कभी पूरी नहीं करेगा। वह झूठा आदमी है। अगर तूने मुझे मारा तो केशवनाथ तुझे भी नहीं छोड़ेगा। सैनिक बोला कि तुझे कैसे पता कि मेरे मन में क्या इच्छा है? चंद्रशेखर बोला कि मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम सेनापति का पद पाना चाहते हो? सैनिक बोला, हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मेरे मन में यह चल रहा है? चंद्रशेखर बोला कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने में तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम मंत्री केशवनाथ को यह मत बताना कि तुमने मुझे तहखाने से रिहा कर दिया है। सैनिक ने चुपके से चंद्रशेखर को तहखाने से बाहर निकाल दिया और इस बात का जिक्र कभी भी नहीं किया। उसी रात राजा ने एक सपना देखा, किंतु सुबह होते ही वह भूल चुके थे कि उन्होंने क्या सपना देखा था। उन्होंने बहुत याद करने की कोशिश की, लेकिन वह सपना उन्हें याद नहीं आ रहा था। उन्होंने तुरंत मंत्री केशवनाथ को बुलाया और उन्हें बताया कि मंत्री जी, मैंने याद रात में कोई सपना देखा था, लेकिन वह मुझे याद नहीं आ रहा है। तुम तो ज्योतिष के ज्ञाता हो, इसलिए तुम मेरे स्वप्न के बारे में बताओ। मंत्री बोला कि मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, किंतु आपके सपने के बारे में बता पाना नामुमकिन है। यह सुनकर महाराज क्रोधित हो गए और बोले कि केशवनाथ, अगर तुम
1 सप्ताह के अंदर मेरे सपने के बारे में नहीं बता सके तो तुम मंत्री पद पर रहने लायक नहीं हो। मैं तुम्हें मंत्री पद से हटा दूंगा और देश निकाला भी दे दूंगा। केशवनाथ सोचने लगे, अगर मैंने महाराज के सपने के बारे में नहीं बताया तो वह मुझे देश निकाला दे देंगे, फिर मैं कहाँ जाऊंगा। मेरा महल भी तो इसी देश में है। मैंने नाहक ही पंडित प्रेमानंद के लड़के को मरवा दिया। अगर वह आज जिंदा होता तो जरूर राजा के सपने के बारे में बता देता। अभी जाकर सैनिक से उसकी खोज खबर लेता हूँ। यह सोचकर वह सैनिक के पास पहुँचा और पूछने लगा, कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें एक लड़के को तहखाने में डालने को कहा था। मुझे ऐसा लगता है कि वह तुम्हारे हाथों से बच निकला होगा। सैनिक बोला, नहीं हुजूर, मैंने उसे तहखाने में बंद कर दिया था। मंत्री बोला, मुझे सच सच बताना, वरना मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। सैनिक बोला कि मंत्री जी, सच बात तो यही है कि वह लड़का तहखाने से भाग गया था और अभी भी जिंदा है। मंत्री बोला कि जल्दी जाओ और उस लड़के को बुलाकर महल लेकर आओ। अगले दिन जब दरबार लगा तो मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, मेरा एक शिष्य है जो आपके सपने के बारे में आपको बता सकता है। महाराज बोले, तो फिर जल्दी जाओ और उस शिष्य को बुलाकर लेकर आओ। राजा का आदेश पाकर सैनिक चंद्रशेखर को बुलाकर ले आया। चंद्रशेखर के आने पर महाराज ने उससे प्रश्न किया कि कल रात मैंने कोई सपना देखा था, लेकिन वह सपना मुझे याद नहीं आ रहा है। क्या तुम मुझे उस सपने के बारे में बता सकते हो? चंद्रशेखर कहने लगा कि महाराज, मैं आपको आपके सपने और उस सपने का मतलब भी बता सकता हूँ। महाराज बोले, तो फिर जल्द बताओ। चंद्रशेखर बोला कि महाराज, आपने सपने में देखा कि आसमान से उड़ता हुआ एक पक्षी आया और उसकी चोंच में अंगूर का एक गुच्छा था। उस गुच्छे में 5 अंगूर थे। उसने आपकी हथेली पर अंगूर का गुच्छा रखा और उड़ गया। महाराज बोले, हाँ हाँ, किंतु सपना तो बड़ा था। चंद्रशेखर बोला, किंतु महाराज, इसके आगे आपने सपना देखा कि एक कौवा आया और वह अंगूर के गुच्छे को लेकर उड़ गया। महाराज बोले, हाँ हाँ, यही है, किंतु इस सपने का क्या अर्थ है? चंद्रशेखर बोला, इसका अर्थ आपके सामने ही मौजूद है महाराज। आज से 18 साल पहले मेरे पिता प्रेमानंद को जंगल की गुफा में संदूकों से भरे हीरे जवाहरात मिले थे। मेरे पिता ने इस बात की जानकारी मंत्री जी को दी तो मंत्री जी ने लालच में आकर मेरे पिताजी की हत्या करवा दी, ताकि वह खजाने की बात किसी और को न बता सके। और जो खजाना राजकोष में जाना चाहिए था वह इस मंत्री के कब्जे में है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस दुष्ट मंत्री को सजा दी जाए। महाराज ने आदेश दिया कि तुरंत इस मंत्री को गिरफ्तार कर कारागार में डाल दिया जाए और इसके महल की तलाशी ली जाए। मंत्री ने राजा से बहुत माफ़ी मांगी, किंतु राजा ने उसकी एक न सुनी और उसे कारागार में डलवा दिया। राजा के आदेश पर मंत्री के महल की खुदाई की गई तो वहाँ पर पंडित प्रेमानंद के कंकाल के अंश भी प्राप्त हुए और खजाने से भरे हुए वह बक्से भी प्राप्त किए गए। मंत्री का दोष साबित होने पर उसे फांसी की सज़ा दे दी गई। इसके बाद महाराज ने चंद्रशेखर को बुलाकर कहा कि चंद्रशेखर, मैं तुम्हारी ज्योतिष विद्या और तुम्हारे गुणों से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। तुम्हारे अंदर हमारा मंत्री बनने के सभी गुण विद्यमान हैं, इसलिए मैं तुम्हें महल के मंत्री पद पर नियुक्त करता हूँ। चंद्रशेखर बोला, आपकी जैसी इच्छा महाराज। इस प्रकार अपने पिता के हत्यारे को सजा दिलवाकर एवं खुद को मंत्री पद के स्थान पर पाकर चंद्रशेखर और उसकी माँ बहुत प्रसन्न हुए। दोस्तों, कहानी का सार यह है कि कुदरत का न्याय अटल होता है, जो जैसा बोता है वह वैसा ही काटता है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।